क्या कश्मीर में बीजेपी पीछे लौटना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के जो महासचिव है राम माधव, उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं। राम माधव ने IANS को दिए खास इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी चाहती है कि सही वक्त पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए। स्टेटहुड इस वक्त यूनियन टेरिटरी बना रखा है, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2। हम भी यही चाहते हैं, राम माधव का कहना है, हम भी यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी खुद यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते वक्त कहा था कि बहुत ही जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अभी यूनियन टेरिटरी के लिए असेंबली और डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होना बाकी है। घाटी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज फिर से शुरू करने के सवाल पर राम माधव ने कहा कि हिरासत में लिए गए ज्यादातर नेताओं को रिहा किया जा चुका है। बीजेपी चाहती है कि सभी नेता प्रशासन और जनता के बीच ब्रिज का, पुल का काम करें, लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बड़े नेता अपने घरों में बैठे हैं। पीडीपी के साथ सरकार बनाने के सवाल पर राम माधव ने कहा, अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं। राम माधव ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जनता की तरफ से बहुत कम विरोध हुआ। आर्टिकल 370 से सिर्फ कश्मीरी नेताओं की खुशहाली बढ़ी। आर्टिकल 370 से सिर्फ कश्मीरी नेताओं की खुशहाली बढ़ी थी, आम जनता को कुछ नहीं मिला था। हालांकि अब लोगों का जो रुख है वो सकारात्मक, पॉजिटिव दिख रहा है। मेरे साथ है अशोक कुमार पांडे, आप लेखक हैं। आपने 2 किताबें लिखी है कश्मीर पर, एक का नाम है कश्मीर नामा और दूसरे का नाम है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। अशोक, बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि जब राज्य का दर्जा देना ही है या जब बातें चल रही हैं, तो आर्टिकल 370 लगाकर कश्मीर को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? उससे क्या हासिल हुआ अब तक आपके मुताबिक? क्या हासिल हुआ, ये तो वाकई एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है शायद किसी के पास नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि उसके तुरंत बाद में वहां गया था और वहां लोगों से बात की थी, कश्मीरी पंडितों से भी और कश्मीरी मुसलमानों से भी जाहिर तौर पे। तो 370 को लेके फिर भी जो था वो था, लेकिन स्टेटहुड को हटाने को लेके सबकी नाराजगी थी, सारे लोग नाराज थे एक स्वर में, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, उसको आपने 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, तो उसको लेके कभी भी वहां पे बहुत खुशी थी नहीं। अब 370 हटाने के बाद जो ये प्रोसेस शुरू हुए, जितने भी प्रोसेस शुरू हुए, उसका नतीजा ये हुआ है कि जो गुस्सा सिर्फ घाटी में था, वो गुस्सा कहीं न कहीं जम्मू के अंदर भी दिखना शुरू हो गया है। जैसे ये नागरिकता वाला पूरा का पूरा मामला है जिसमें बाहर के लोगों को नागरिकता दी जा रही है। अब जम्मू कश्मीर में पहले से ही जो बेरोजगारी दर है वो पूरे हिंदुस्तान का जो एवरेज है उससे ज्यादा है, 16% के आसपास। पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब है, उसमें अगर कंपटीशंस में बाहर के लोग जाएंगे, आपको बताऊं कि वहां एक नौकरी निकली थी ऑल इंडिया लेवल पे और इतना विरोध हुआ कि उसको वापस लेना पड़ा, कोर्ट की कोई जॉब थी, ग्रुप 3 की। तो एक अजीब तरह का गुस्सा है वहां पर। जम्मू के लोगों को लग रहा है कि हमें इमोशनली यूज तो किया गया लेकिन कुछ मिला नहीं। घाटी में नाराजगी है वो बहुत क्लियर है, कोई माने ना माने, लेकिन घाटी के अंदर 370 को हटाने को लेकर नाराजगी है। रिहाई का भी जहां तक मामला है तो हाँ, काफी लोगों को रिहा किया गया है, लेकिन अभी भी काफी लोग जैसे महबूबा मुफ्ती अंदर हैं, इसके अलावा भी काफी लोग अंदर हैं। तो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो पाएगा, वहां के लोग साथ में हैं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये अमित शाह जी ने उस समय भी कहा था कि सही समय आने पर वापस करेंगे, लेकिन समय क्या होगा इसका कोई एनालिसिस नहीं दिया गया। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने दावा किया था कि घाटी में आतंकवाद कम होगा, दहशतगर्दी कम होगी और शांति लौटेगी। लेकिन दावों के उलट हकीकत कुछ और है। जो कश्मीर की वैली है उसमें जो दहशतगर्दी की घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। बुधवार को ही बांदीपुरा जिले में आतंकियों ने बीजेपी के स्थानीय नेता शेख वसीम बारी समेत परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वसीम बारी बांदीपुरा जिले के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि बारी के पास अच्छी खासी सुरक्षा थी, लेकिन जो हुआ उसमें ऑनलाइन ड्यूटी कर्मियों की लापरवाही थी। कुमार के मुताबिक, जो डीजीपी हैं, वसीम बारी को 10 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए थे, लेकिन हमले के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। सभी 10 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद पता चला कि ये हमला प्री प्लान्ड सा लगता है। वसीम बारी की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया और मुख्य धारा के नेताओं की लगातार हो रही हत्या पर चिंता जाहिर की। इस घटना से एक दिन पहले एनआईए ने पुलवामा अटैक करने वाले जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द की मदद करने के आरोप में एक शख्स को पकड़ा था। बिलाल अहमद कुचे की गिरफ्तारी के बाद पुलवामा हमले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने दावा किया, ये अशोक आपके लिए सवाल है, कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते वक्त मोदी सरकार ने दावा किया था कि घाटी में दहशतगर्दी कम होगी, शांति लौटेगी। क्या ऐसा हो पाया है? नहीं, साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया है। एक फैक्ट जरूर है कि अभी एक तथ्य आया कि नई भर्तियां बहुत कम हुई हैं। बुरहान वानी की जब हत्या हुई थी उसके बाद हर साल बुरहान वानी डे पे कुछ न कुछ बड़ा होता है या घाटी बंद होती है। इस बार वसीम बारी की हत्या हुई, हमने देखा वसीम बारी को मारा। तो उस समय भी मैं आपके चैनल पे आया था और उस समय मैंने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि 370 हटाने के बाद किसी तरह की वहां पे शांति कैसे होगी। उसके पहले भी वहां एएफएसपीए लगा हुआ था, आर्मी ही देख रही थी, अभी भी एएफएसपीए लगा हुआ है। उसके पहले वहां राष्ट्रपति शासन था तो राज्यपाल प्रमुख थे, तो केंद्र उस हिसाब से प्रमुख था, अभी भी केंद्र ही वहां पर सब कुछ है। तो 370 हटाने से वहां के लोगों में जो गुस्सा बढ़ा है वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन उससे किसी तरह की शांति स्थापित होगी, वो कैसे होगी, ये समझना बहुत मुश्किल काम था। और साल भर बीत गया, साल भर में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वहां कोई शांति प्रक्रिया शुरू हुई है या किसी स्थायी शांति का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। एक बात और बताइए, पहले आतंकवादियों के निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अब ऐसा लगता है कि घाटी के लोगों ने और इन नेताओं ने एक साइलेंट, खामोश नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रखी है और इस वक्त निशाना जो है वो बीजेपी के नेता है। वसीम बारी बीजेपी के नेता थे, बुरहान वानी एक दहशतगर्द था। ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस दफे निशाना सीधा बीजेपी पर साधा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बीजेपी वहां पर हमेशा कश्मीरी पंडित पार्टी रही है। 90s के पहले बीजेपी का जो कुछ भी था वो कश्मीरी पंडितों के बीच ही था। कश्मीरी मुसलमान कभी बीजेपी के साथ रहा नहीं। लेकिन अभी हाल में 370 हटाने के बाद और उसके ठीक पहले जब महबूबा मुफ्ती सरकार से वापस लिया गया तो बीजेपी ने वहां अपनी जमीन बनाने की कोशिश की है। सरपंच वाला जो चुनाव हुआ जिसमें लोगों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया, उसमें काफी मुस्लिम बीजेपी के टिकट पर जीत के आए। वसीम बारी जैसे लोग छोटी छोटी जगहों पे, कुछ जगहों पे बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो नेचुरली बीजेपी को दिल्ली का प्रतिनिधि वहां माना जा रहा है। और बाकी जो लोकल पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस का तो कोई खास वजूद वहां पे अभी बचा नहीं है। तो ये जो पार्टियां हैं उन्होंने एक खामोशी अख्तियार की हुई है। पक्ष में विपक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो वहां बिल्कुल खामोश है। तो सत्ता के जो प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं वो बीजेपी सामने आ रहा है। हालांकि इसके तुरंत पहले कांग्रेस के सरपंच को मारा गया था। तो एक अजीब सी स्थिति है, कोई जनरलाइजेशन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है कि आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा वहां पर। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच पाकिस्तान से लगी 742 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान सीमा से जो इलाके लगते हैं उसमें क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और आंतरिक इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है हमारी जो फौज है। पाकिस्तानी फौज ने 7 जुलाई को भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर मेंढर और बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी की थी और भारतीय सेना ने भी जवाब में किया था ऐसे ही। हालांकि पाकिस्तान की इस गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। बता दें, इससे पहले भी पाकिस्तानी सेना ने 5 जुलाई को पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे इलाकों में बिना उकसावे के गोलीबारी की थी। भारतीय फौज के मुताबिक इस साल पहले 6 महीने में 127 दहशतगर्द मारे गए हैं और सूत्रों के मुताबिक ये जो नंबर है, ये जो तादाद है, पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मामले भी 2019 के मुकाबले 2 गुना हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल जून तक 2215 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जो कि पिछले 2 सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके भारत पर 1500 बार सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया था मकबूजा कश्मीर को लेकर, पाक जो अधिकृत कश्मीर है, कि उसके लिए हम खून बहा देंगे। अब उसमें चीन का बहुत बड़ा निवेश है पीओके में। आर्टिकल 370 हटा देने से और अक्साई चीन जो इलाका है उसको मतलब हम अपना मानते हैं अभी तक ऑफिशियली। तो क्या कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी दखल अंदाजी हो गई है? क्या वो भी एक पार्टी बन गया है? देखिए, चीन इस समय दुनिया का सबसे सिद्धांतहीन देश है। विस्तारवाद उसके जीन में है और चीन सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखता है।
आप याद कीजिए कि जो नॉर्दर्न एरिया है, उस नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा, जो कश्मीर जिस पर हम क्लेम करते हैं लेकिन जो पाकिस्तान के कब्जे में नॉर्दर्न एरिया है, उसका एक हिस्सा चीन को दिया हुआ है ताकि उसके ट्रेड का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। तो पाकिस्तान में चीन ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पाकिस्तान चीन का एक ऐसा एलआई है जो आप कह सकते हैं कि जूनियर पार्टनर की तरह काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये होगा कि पाकिस्तान के फायदे के लिए चीन ये सारे काम करेगा। अब हुआ क्या है कि 370 हटने के बाद हालांकि मामला इंटरनेशनलाइज नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तान के पास एक बहाना आ गया शोर मचाने जी का। जी और ये जो पूरा का पूरा माहौल बना है उसमें चीन ये फायदा उठा रहा है। लेकिन मतलब मैं बार बार ये बात कहूंगा कि जी चीन लगातार इस एरिया पे अपनी निगाह शुरू से बनाया हुआ है और इस तरह की कोशिशें वो लगातार कर रहा है।